नमस्कार। बीए द्वितीय वर्ष इतिहास द्वितीय प्रश्न पत्र की इकाई द्वितीय में राव मालदेव के अधीन मारवाड़ का उत्कर्ष के अंतर्गत प्रथम व्याख्यान में हमने मारवाड़ की प्रारंभिक राठौड़ों के उत्कर्ष और स्थापक संस्थापक राव सिया के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। आज के इस व्याख्यान में राव जोधा के अधीन मारवाड़ का विकास या राठौड़ों की शक्ति का विकास किस प्रकार हुआ, इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। पिछले व्याख्यान में ये बात सामने आई थी कि सन 1838 ईस्वी में मेवाड़ी सरदारों ने भारमली नामक दासी की सहायता से रणमल को मौत के घाट उतार दिया था। रणमल की मृत्यु के बाद कुंभा का ताऊ चुंडा महाराणा का मुख्य सलाहकार बन गया। चुंडा राठौड़ों से प्रतिशोध लेना चाहता था, अतः मेवाड़ राज्य की सत्ता हाथ में आते ही उसने राठौड़ों के राज्य मारवाड़ को अधिकृत करने का निश्चय किया। क्योंकि इस समय अवसर अनुकूल था, राणा मोकल की मृत्यु के बाद कुंभा की सहायता के लिए पिछले 3 वर्षों से रणमल अपनी श्रेष्ठ सेना तथा विश्वस्त सरदारों के साथ मेवाड़ में ही ठहरा हुआ था और उसकी हत्या के समय उसके बहुत से सरदारों एवं सैनिकों को भी मौत के घाट उतार दिया गया था। इस समय मारवाड़ नेतृत्वविहीन था, उस पर अधिकार करना बहुत सरल काम था, अतः चुंडा ने सेना सहित मारवाड़ पर आक्रमण कर दिया और उसकी राजधानी मंडोर पर अधिकार कर लिया। इसके बाद मारवाड़ के अन्य प्रसिद्ध नगरों पर भी मेवाड़ का अधिकार हो गया। विजयी चुंडा मारवाड़ का शासन प्रबंध अपने पुत्रों कुंतल, माजा, सूबा तथा झाला विक्रमादित्य एवं हिंगलू आड़ा आदि सरदारों को सौंपकर खुद मेवाड़ वापस लौट आया। रणमल की हत्या के समय जोधा अपने प्राण बचाकर चित्तौड़ से भागने में सफल रहा। चुंडा जानता था कि यदि जोधा मारवाड़ में बना रहा तो राठौड़ों को अपनी शक्ति संगठित करने का अवसर मिल जाएगा, अतः भागते हुए जोधा और उसके साथियों का पीछा किया गया। स्थान स्थान पर मेवाड़ी सैनिकों से संघर्ष करते हुए जोधा ने बीकानेर से 22 मील दूर स्थित काहुनी गांव में आश्रय लिया। मेवाड़ी सेना मरुभूमि में इतनी दूर तक जोधा का पीछा न कर सकी और वापस लौट गई। इससे जोधा को थोड़ा विश्राम का अवसर मिल गया। यहाँ रहते हुए जोधा ने अपनी शक्ति को संगठित करने का प्रयास किया। मारवाड़ पर जोधा का अधिकार, यहाँ से ही राव जोधा के अधीन मारवाड़ के विकास का वास्तविक जो इतिहास क्रम है वो आपको स्पष्ट समझ में आएगा। तो काहुनी में गांव में रहते हुए जोधा ने कई बार मंडोर लेने का प्रयत्न किया, परंतु उसे हर बार विफलता ही मिली। इसका एक कारण तो यह रहता था कि चुंडा ने मंडोर के चारों तरफ अपने थाने बिठा रखे थे और दूसरा जोधा का शक्ति केंद्र मंडोर से काफ़ी दूर था। इसके अलावा महाराणा कुंभा के प्रति निष्ठावान कुछ राठौड़ सरदारों के कारण भी जोधा की स्थिति संकटप्रद हो गई थी, परंतु जोधा हिम्मत हारने वाला व्यक्ति नहीं था। स्थिति को समझकर उसने मंडोर के आसपास के भागों को जीतना आरंभ कर दिया और कुछ सरदारों को जिन्होंने कुंभा का आश्रय पा रखा था अपनी ओर मिला लिया। ऐसे सरदारों में हरबू साखला सबसे अधिक उपयोगी सिद्ध हुआ। हरबू सांखला के सहयोग से जोधा की स्थिति में थोड़ा सुधार आता गया। यहाँ से आगे बढ़कर जोधा ने चौकड़ी के थाने पर हमला किया। क्रमशः भाटी बणवीर, राणा बीजलदेव, रावल दूधा आदि कुंभा के सहयोगी पराजित होते गए और जोधा की शक्ति बढ़ती गई। उसने नए अस्त्र खरीदे और इन नए घोड़ों तथा चौहान तथा भाटी सरदारों के सहयोग से एक नई सेना संगठित करके कुंभा को चुनौती देने के लिए तैयार हो गया। जिस समय कुंभा मालवा और गुजरात के सुल्तानों के साथ संघर्ष में अत्यधिक व्यस्त था, जोधा ने मारवाड़ के विभिन्न क्षेत्रों पर अपना अधिकार जमाना शुरू कर दिया। सन 1453-54 ईस्वी में उसने अपनी पैतृक राजधानी मंडोर पर अचानक धावा मारकर अपना अधिकार जमा लिया। जोधा के विरुद्ध दीर्घकालीन संघर्ष में
मेवाड़ के कई प्रमुख सरदार मारे गए। मंडोर में नियुक्त अधिकांश सिसोदिया सैनिकों को मौत के घाट उतार कर राठौड़ों ने अपना पुराना हिसाब चुकता कर दिया। थोड़े ही दिनों में जोधा ने अपने पैतृक राज्य का अधिकांश भाग अपने अधिकार में ले लिया। कुंभा ने उसके विरुद्ध बार बार सैनिक अभियान भेजे, परंतु उन्हें हर बार विफल होकर वापस लौटना पड़ा। मेवाड़ी सेनानायक जोधा को पराजित करने अथवा उसके द्वारा अधिकृत क्षेत्रों को वापस लेने में असमर्थ रहे। उल्टे जोधा ने मेवाड़ के गोड़वाड़ क्षेत्र में धावा मारने शुरू कर दिए, जिससे मेवाड़ को काफ़ी क्षति उठानी पड़ी। मालवा और गुजरात का दबाव कम होते ही कुंभा ने पूरी तैयारी के साथ जोधा के विरुद्ध प्रस्थान किया। आगे हम ये पाते हैं कि जोधा भी अपनी सेना के साथ राणा कुंभा का सामना करने के लिए चल पड़ा। पाली नगर के निकट दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। मेवाड़ और मारवाड़ की ख्यातों में एक पक्षी विवरण को छोड़ते हुए हम यह कह सकते हैं कि इस अवसर पर कुंभा और जोधा दोनों ने ही व्यवहारिक कूटनीति और बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए पुरानी शत्रुता को समाप्त कर मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित कर लिए। मेवाड़ और मारवाड़ की सीमाएं निश्चित कर दी गईं। इस अवसर पर जोधा ने अपनी पुत्री श्रृंगार देवी का विवाह महाराणा कुंभा के दूसरे पुत्र रायमल के साथ करके मैत्रीपूर्ण संबंधों को और अधिक सुदृढ़ बना दिया। यह जो सिसोदिया राठौड़ संघर्ष था, ये इसके बारे में ख्यातों में बहुत पक्षपातपूर्ण विवरण प्रस्तुत किया गया है, जो किसी भी दृष्टि से मान्य नहीं हो सकता है। उनके मतानुसार कुंभा की दादी हंसाबाई यानी जोधा की बुआ ने कुंभा से अनुरोध किया था कि मेवाड़ में उनकी शादी होने के कारण जोधा को भयंकर कठिनाइयां उठानी पड़ रही हैं, अन्यथा राठौड़ों ने उसको किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाई है। अतः जोधा के संबंध में उसे अपनी नीति पर पुनर्विचार करना चाहिए। इस पर कुंभा ने कहा कि जोधा मंडोर लेने में सफल हो जाता है तो वह जोधा के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं करेगा। कुंभा का यह आश्वासन हंसाबाई ने जोधा के पास पहुंचा दिया और तब जोधा ने मंडोर पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार के विवरण सत्य से काफ़ी दूर हैं। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने ठीक ही लिखा है कि विशुद्ध राजनीतिक मामलों में इस प्रकार के अनुरोधों का कोई महत्व नहीं होता। जोधा और कुंभा की सेनाओं के मध्य लड़े जाने वाले निरंतर युद्ध इस प्रकार की मान्यता का अपने आप खंडन करते हैं। यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि जोधा और मंडोर पर अधिकार कर लेने के बाद स्वयं कुंभा ने सेना सहित जोधा के विरुद्ध प्रस्थान किया था। वास्तविक सत्य यह है कि जोधा के विरुद्ध अपनी सेनाओं की निरंतर असफलता और बाद में मेवाड़ के क्षेत्र में जोधा के प्रत्याक्रमणों, चौहान वंशी राजाओं के असंतोष तथा दूसरी तरफ मालवा और गुजरात के नियमित आक्रमणों ने कुंभा को अनुभव करा दिया था कि जोधा के साथ समझौता कर लेने में ही दोनों राज्यों का कल्याण है। इसमें जोधा का हित भी था। मेवाड़ी आक्रमणों के भय से मुक्त होकर वह अन्य क्षेत्रों में अपना राज्य विस्तार कर सकता था। जहाँ तक अब जोधा के आसपास के सरदारों को परास्त कर मारवाड़ राज्य की सीमाओं को बढ़ाने की तरफ राव जोधा ने ध्यान दिया। मेड़ता, फलौदी, पोकरण, भद्राजून, सोजत, जैतारण, शिव, सिवाना और गोडवाण का कुछ भाग तथा नागौर उसके राज्य के अंग बन गए। इसके बाद जोधा ने हिसार की तरफ आगे बढ़ने की योजना बनाई, परंतु अफगानों के प्रतिरोध ने उसकी प्रगति को रोक दिया। मारवाड़ राज्य में विस्तार जोधा के भाई भतीजों तथा पुत्रों ने अहम भूमिका अदा की। अतः जोधा ने भी भिन्न भिन्न क्षेत्रों का शासन प्रबंध उन्हें सौंप दिया, जैसे कि सोजत अपने भाई को, मेड़ता अपने पुत्र वीर सिंह को, छापर द्रोणमुख बीदा को, उसके एक पुत्र बीका ने बीकानेर पृथक राज्य की नींव रखी। तो मंडोर के किले को शत्रुओं के आक्रमण के समय बेकार देखकर जोधा ने मंडोर से 6 मील दक्षिण में चिड़ियानाथ की टूंक पर नामक एक पृथक पहाड़ी पर सन 1459 ईस्वी में एक नया सुदृढ़ किला बनवाना प्रारंभ किया। किले का निर्माण कार्य पूरा होने पर वह अपनी पुरानी राजधानी मंडोर को छोड़कर
जोधपुर की नई राजधानी में आ बसा। इसके बाद जोधा काशी गया और प्रयाग की तीर्थ यात्रा करने लगा। सन 1489 में जोधा की मृत्यु हो गई। अब जो जोधा का ये मारवाड़ के विकास में, विस्तार में जो योगदान है, उसके मूल्यांकन की दृष्टि से हमें अवश्य विचार करना चाहिए। जोधा अटूट साहस, शौर्य एवं धैर्य की मूर्ति था। अपने जीवन के प्रारंभिक 23 वर्ष उसने अपने पिता के साथ गुजारे और इस अवधि में उसने सैनिक प्रशिक्षण, रण कौशल एवं राजनीति के दांवपेचों का अनुभव प्राप्त किया। अपने पिता की मृत्यु के बाद उसे प्राण बचाकर चित्तौड़ से भागना पड़ा और लगभग 15 वर्ष तक अपनी मातृभूमि से दूर रहना पड़ा। इस अवधि में उसने अपनी पैतृक राजधानी को प्राप्त करने के लिए कई विफल प्रयास किए। आखिरकार वह उस पर अधिकार करने में सफल रहा। अपने जीवन के शेष 35 वर्षों में वह अपने राज्य की सीमाओं का विस्तार करने लगा और इसमें उसे पर्याप्त सफलता भी मिली। एक कुशल राजनीतिज्ञ के रूप में उसने मेवाड़ के साथ पुरानी शत्रुता को समाप्त कर कुंभा के साथ सम्मानजनक समझौता कर अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाया। एक सफल प्रशासक के रूप में उसने अपने राज्य के सीमांत क्षेत्रों में अपने स्वजनों को रखकर अपने राज्य की सुरक्षा का समुचित प्रबंध भी किया। उसकी मृत्यु के समय मंडोर, जोधपुर, मेड़ता, फलौदी, पोखरण, महेबा, भद्राजून, सोजत, गोड़वाड़ का कुछ क्षेत्र, जैतारण, सिवाना, सांभर, अजमेर और नागौर क्षेत्र के अधिकांश गांव उसके राज्य में सम्मिलित थे। इसी आधार पर ओझा तथा कर्नल टाड उसे मारवाड़ का पहला पराक्रमी राजा मानते हैं। कुछ विद्वान तो उसे राठौड़ राज्य का वास्तविक संस्थापक मानते हैं। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा का विचार है कि जोधा के नेतृत्व में राठौड़ों के राजनीतिक सम्मान के स्तर को काफ़ी उन्नत किया गया था। उसके व्यक्तित्व में हम एक असामान्य सैनिक और राजनीतिज्ञ के गुणों का समुचित समन्वय पाते हैं, जिसने असाधारण धैर्य और साहस से मारवाड़ राज्य की वास्तविक नींव को डाला था। जोधा के उत्तराधिकारी की भी बात हमें समझनी चाहिए। जोधा के बाद उसका पुत्र सातल उसका उत्तराधिकारी और मारवाड़ का शासक बना। उसने अपने ससुर जैसलमेर के देवीदास से कुंतल का प्रदेश प्राप्त करके राज्य का विस्तार किया। सातल को अजमेर के मुस्लिम शासकों से निरंतर संघर्ष करना पड़ा। उसकी मृत्यु के बाद उसका छोटा भाई राव सूजा मारवाड़ का शासक बना। यानी राव जोधा के बाद सातल और सातल के बाद उसका छोटा भाई राव सूजा शासक बना। उसने बाड़मेर, कोटला और जैतारण को जीतकर अपने राज्य का विस्तार किया। उसे अपने ही स्वजनों का विरोध सहन करना पड़ा। मेड़ता का बीरमदेव स्वतंत्र शासक बन बैठा। बाड़मेर और पोकरण के सामंत भी विरोधी बन गए। बीकानेर के राव बीका ने भी जोधपुर पर आक्रमण करके उसे काफ़ी परेशान किया। इन सब के परिणाम स्वरूप राठौड़ों की केंद्रीय सत्ता को काफ़ी धक्का लगा। यानी राव मालदेव और राव जोधा के बीच में जो मारवाड़ की प्रतिष्ठा है वो कुछ उसको धक्का लगा और गिर गई। 1508 में राव सूजा की मृत्यु के बाद उसका पौत्र राव गंगा मारवाड़ का शासक बना। उसका शासनकाल मारवाड़ के राठौड़ों के इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। राठौड़ों के परंपरागत उत्तराधिकार के सिद्धांत की अवहेलना करते हुए सरदारों ने गंगा को मारवाड़ का सिंहासन प्रदान किया था। शासक बनते समय गंगा की स्थिति विशेष अच्छी नहीं थी। सरदारों के आग्रह पर उसे सोजत का परगना बीरम को देना पड़ा। फलौदी, मालानी, पोकरण, जैतारण, मेड़ता, सिवाना आदि परगनों पर यद्यपि राठौड़ सरदारों का ही प्रभुत्व था, परंतु वे मारवाड़ की केंद्रीय सत्ता से लगभग स्वतंत्र हो चुके थे। नागौर, सांचौर तथा जालौर के परगने मुसलमानों के अधिकार में थे, परंतु अनुकूल राजनीतिक परिस्थितियों तथा गंगा की राजनीतिक सूझबूझ और पराक्रम ने
गंगा को अपनी शक्ति को सुदृढ़ बनाने तथा अपने राज्य का विस्तार करने का अवसर प्रदान किया। दिल्ली सल्तनत पर इस समय इब्राहिम लोधी का शासन था, जिसे अपनी वास्तविक कठिनाइयों से ही अवकाश नहीं मिल पा रहा था। मेवाड़ पर राणा सांगा का शासन था। सांगा गंगा के बहनोई थे। ये आपको स्मरण रखने वाली बात है कि राणा सांगा राव गंगा की बहनोई थे और अपनी स्थिति को मजबूत बनाने की दृष्टि से गंगा ने सांगा के साथ बहुत ही अच्छे संबंध कायम कर रखे थे। 1511 ईस्वी में जब सांगा ने ईडर पर आक्रमण किया था, तब उस अवसर पर गंगा स्वयं अपनी सेना के साथ उसकी सहायता को गया था। खानवा के युद्ध के समय भी गंगा ने अपने पुत्र मालदेव को सेना सहित सांगा की सहायता के लिए भेजा था। घायल सांगा को खानवा से वसवा लाने वाले सरदारों में मालदेव भी शामिल था। 1532 ईस्वी के प्रारंभ में राव गंगा की मृत्यु हो गई। गंगा की मृत्यु के संबंध में अलग अलग बातें दी गई हैं। रेऊ के मतानुसार एक दिन राव गंगा अफीम की पिनक में एक महल की खिड़की में बैठा हुआ था। शीतल हवा का आनंद उठा रहा था कि वह अचानक खिड़की से गिरकर मृत्यु को प्राप्त हो गया। दूसरी तरफ ओझा का मत है कि महत्वाकांक्षी मालदेव ने उसे धक्का देकर गिरा दिया। मुंडियार ख्यात तथा जोधपुर राज्य की ख्यात के आधार पर गोपीनाथ शर्मा भी गंगा की हत्या में मालदेव का हाथ मानते हैं। परंतु यदि राठौड़ सरदारों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए सभी साक्ष्यों का अध्ययन किया जाए तो मालदेव निर्दोष सिद्ध होता है। नरसी और बांकीदास जैसे लेखकों ने इस घटना का उल्लेख तक नहीं किया है। इसके अलावा यह भी विचारणीय है कि उस समय में राठौड़ सरदारों की बढ़ी हुई शक्ति को देखते हुए यह मानना कठिन लगता है कि वे एक पितृहंता को सरलता के साथ अपना शासक स्वीकार कर लेंगे, विशेषकर तब जबकि उनके सामने अन्य योग्य उम्मीदवारों का अभाव न हो। तो इस तरह से राव जोधा और राव सूजा और राव गंगा के अधीन मारवाड़ का जो विकास है उसकी संक्षिप्त चर्चा मैंने प्रस्तुत की। यदि आपको इसके संदर्भ में कोई जिज्ञासा हो तो आप चैट बॉक्स में या जो कमेंट बॉक्स इसे बोलते हैं उसमें जाकर के अपने प्रश्न या जिज्ञासा अवश्य लिखें। अगले व्याख्यान में राव मालदेव के अधीन किस प्रकार राठौड़ों का या मारवाड़ का उत्कर्ष हुआ, इसकी चर्चा हम करेंगे। और यदि आपको कोई प्रश्न पूछना हो तो एक बार वापस हम कहना चाहेंगे चैट बॉक्स में जाके अवश्य अपना प्रश्न लिखें ताकि उसका उत्तर दिया जा सके। धन्यवाद।